दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड SCID एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि हम पेपर थर्ड पर बात कर रहे हैं, पेपर थर्ड में हमारा यूनिट 1 चल रहा है। अब तक हम यूनिट 1.1 को कर चुके हैं, है ना, और 1.2 को कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा पेपर थर्ड से रहेगा, यूनिट रहेगा हमारा 1.3। ठीक है, आज का टॉपिक 1.3 है, जिसमें क्या है, एजुकेशनल असेसमेंट एट प्री स्कूल स्टेज पर, यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट यहाँ पर बताया है। इस टॉपिक में ये कह रहे हैं कि आप प्री स्कूल स्टेज पर आप बच्चे का असेसमेंट कैसे करेंगे, कौन कौन से उपकरणों से करेंगे। ठीक है, तो आज उसमें से जो एक टूल्स हम यूज करते हैं एजुकेशनल असेसमेंट के लिए प्री स्कूल स्टेज पर, तो प्री स्कूल स्टेज पर जो हमारा आज का जो टूल्स रहेगा उपनयन, यानी कि आज हम उपनयन के बारे में जानेंगे, जो कि एक क्या है, एजुकेशन असेसमेंट टूल है। ये क्या है दोस्तों, टूल है। ठीक है, टूल के बारे में जानेंगे, एजुकेशन असेसमेंट टूल, जिसको नाम दिया गया है उपनयन, जिसे प्री स्कूल स्टेज पर किया जाता है। इसका उपयोग है, इसके माध्यम से हम प्री स्कूल स्टेज पर बच्चे का एजुकेशनल असेसमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, उपनयन क्या है, सभी बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं कि सभी बच्चों के लिए, यानी कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले जितने भी प्री स्कूल स्टेज पर बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए क्या है, ये एक असेसमेंट टूल है। ठीक है, इसके माध्यम से हम उन बच्चों के कौशलों को आंकेंगे या उनके कौशलों का आकलन करेंगे। तो उपनयन के बारे में जानना है दोस्तों आज। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं उपनयन क्या है, एक एजुकेशन असेसमेंट टूल है। प्री स्कूल स्टेज पर बहुत सारे उपनयन हो गया, पोर्टेज हो गया, आरंभ हो गया, है ना, और भी कई सारे दिए गए हैं, जो कि हम बारी बारी करके हर टूल्स को समझते जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर में आपने अब तक फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में शायद उपनयन आपने यूज किया होगा, अगर बच्चों को प्रैक्टिकली आपने उसको प्रोवाइड कराया होगा, उसको फॉलो किया होगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी टूल्स के लिए हम इसीलिए करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ताकि हम प्रैक्टिकली उसको समझ सकें, किसी भी बच्चे पर उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा तो उसमें उपनयन को जाना होगा। उपनयन क्या है, उपनयन की चेकलिस्ट क्या है, उसके क्या क्या मॉडल है, उसके क्या क्या मटेरियल्स हैं, उसके क्या क्या एरियाज हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, किसी भी बच्चे पर फॉलो करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उपनयन है क्या, किस तरीके से हमने इसको यूज करना है, कैसे हमने बच्चे पर फॉलो करना है, और क्या ये एलिजिबल है बच्चे के लिए या उसके स्तर के लिए ठीक है या नहीं है, कैसे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, उपनयन यानी कि एजुकेशन असेसमेंट एट प्री स्कूल स्टेज पर। ठीक है, जिसमें दिया गया है उपनयन बौद्धिक असक्षम बच्चों के लिए विकासात्मक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। यानी कि उपनयन क्या है, बौद्धिक असक्षम बच्चों के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए ये क्या है, विकासात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी कि डेवलपमेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। इसमें क्या है, ये छोटे बच्चों के लिए एक आकलन उपकरण है, यानी कि क्या है, छोटे बच्चों के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि प्री स्कूल स्टेज पर, अब प्री स्कूल स्टेज का मतलब आप समझते हैं, स्कूल जाने से पहले की अवस्था में सभी विकासात्मक चरण, यानी कि हम कह सकते हैं स्कूल जाने से पहले की जो अवस्था है, प्री स्कूल स्टेज जो है, उस अवस्था में बच्चे को कौन कौन से कौशल आने चाहिए, तो वे सभी कौशल के लिए इस कार्यक्रम में 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। यानी कि उपनयन हम किन किन बच्चों पर फॉलो कर सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए, जिस बच्चे पर हम उपनयन उसका फॉलो कर रहे हैं या उपनयन के माध्यम से हम असेसमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों उपनयन के लिए बच्चे का एज देख लीजिए, 6 वर्ष से कम ही होना चाहिए, 6 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0 से 6 वर्ष के बच्चे पर हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं उपनयन में एक चेकलिस्ट, ध्यान रखना इन चीजों को, उपनयन में एक चेकलिस्ट है, एक उपयोगकर्ता पुस्तिका है, गतिविधि कार्ड है, एक कार्ड का सेट और मूल्यांकन और प्रशिक्षण के लिए सामग्री है। यानी कि उपनयन में क्या क्या मेन 3 चीजें हैं, उन्होंने 4 चीजें बताई हैं। एक तो चेकलिस्ट बताई, यानी कि उपनयन की चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों, हम किसी भी आकलन या कौशल को आंक रहे हैं, उस पर चेकलिस्ट में हम क्या करेंगे, उसको साइन करते रहेंगे, चेक करेंगे, यानी कि क्या ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो लास्ट में आपको एक चेकलिस्ट भी मिलेगा। ये एक भाग है इसका उपनयन का। सबसे पहले उन्होंने चेकलिस्ट दिया, उपयोगकर्ता पुस्तिका, यानी कि एक उसमें आपको बुक मिलेगी,
गतिविधियों कार्ड का एक सेट होगा, यानी कि एक्टिविटी सेट होगा उसमें, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड कार्ड होंगे, ठीक है ना। कार्ड कैसे होंगे, एक्टिविटी बेस्ड होंगे, जिनका पूरा सेट होगा और मूल्यांकन और प्रशिक्षण के लिए बहुत सारी सामग्री होगी। यहाँ पर ये मूल्यांकन या आकलन होगा, मूल्यांकन नहीं होगा यहाँ, ठीक है दोस्तों, आकलन, ये मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी वही हो जाता है, जो दिया होता है वही कर देते हैं आकलन के लिए, आकलन और प्रशिक्षण के लिए सामग्री होगी, ठीक है ना, जिस सामग्री का उपयोग कर हम बच्चे को आंक पाएंगे या फिर उसका असेसमेंट कर पाएंगे। फिर कह रहे हैं दोस्तों दूसरी क्या है, सामग्री, यानी कि इसमें कुछ 3 या 4 भाग मेन है, एक उपनयन, दूसरा सामग्री, तीसरा प्रारूप, चौथा गतिविधि कार्ड। इन 4 चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा उपनयन हो गया। अब आगे दोस्तों सामग्री, यानी कि मटेरियल क्या क्या है इसका, अगर सामग्री भी बोल सकते हैं हम, विषय भी बोल सकते हैं, एक सब्जेक्ट सूची भी बोल सकते हैं इसको, विषय सूची। देखिए दोस्तों सामग्री में क्या हुआ, चेकलिस्ट में विकास के 5 क्षेत्र होंगे, यानी कि डेवलपमेंटल 5 एरियाज दिए होंगे। इसमें क्या है, विकास के 5 क्षेत्र होंगे, कौन कौन से, पहला है मोटर, स्वयं सहायता, भाषा, और फिर है संज्ञानात्मक सामाजिक, यानी कि पहला तो उन्होंने क्या दे दिया, फिजिकल एबिलिटी दे दी उन्होंने, यानी कि मोटर गामक, ठीक है ना, मोटर स्किल्स हो गई, दूसरा सेल्फ हेल्प स्किल हो गया, तीसरा लैंग्वेज हो गया, चौथा कॉग्निटिव हो गया, और 5वां सोशल हो गया। तो ये 5 एरियाज या डोमेन दिए होंगे। देखिए दोस्तों कभी कभी टूल्स में हमें क्षेत्र नहीं लिखा मिलता है ना, ये शब्द होता है हमें हर उसमें देखने को मिलता है डोमेन, डोमेन, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है क्षेत्र। कभी कभी इसमें भी हमें इस शब्द को पढ़ने और समझने में भी समस्या आती है कि डोमेन क्या हो गए या क्षेत्र क्या हो गए, डोमेन क्षेत्र अलग है, दोनों का मतलब एक ही है, एरिया, यानी कि डोमेन एरिया या फिर क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें 5 एरियाज दिए हुए हैं, यानी कि अब इन 5 में देखिए क्या है, ये सभी क्षेत्र शामिल है, कौन कौन से, भाषा, स्वयं सहायता, मोटर, संज्ञानात्मक, सामाजिक, ठीक है, 5 एरियाज हो गए, सभी क्षेत्र शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र में 50 क्रियाएं हैं। कैसे, देखिए प्रत्येक क्षेत्र में 50 इसमें हो गई, 50 इसमें हो गई सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है, सेल्फ हेल्प स्किल्स में, ठीक है, और फिर कह रहे हैं भाषा में हो गई 50, ठीक है, 50 संज्ञानात्मक और 50 ठीक है, मतलब कि 5 क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में 50-50 क्रियाएं हैं। यहाँ पर देखिए मोटर की क्रिया, यानी कि मोटर से संबंधित गामक, मोटर क्या है, गामक क्रिया, चलना, उठना, बैठना, वस्तु को उठाना, पकड़ना, खींचना, धकेलना, ठीक है ना, कूदना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु रखना, ठीक है ना, अपना बल प्रयोग करना, गामक क्रियाएं करना। उस प्रकार से 50 एक्टिविटी दी होगी बच्चे के स्तर के लेवल पर, आयु स्तर है उसका 0 से 6 वर्ष तक का बच्चा जो कर पा रहा है उसके हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद स्वयं सहायता में भी वही होंगी। स्वयं सहायता में दोस्तों आ जाती है हमारे कुछ व्यक्तिगत चीजें आ जाती हैं स्वयं सहायता, जैसे स्पून पकड़ना, खाना खाना, ड्रेसिंग करना, टॉयलेटिंग हो गया, बाथिंग हो गया, ब्रशिंग हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है ना। लैंग्वेज में आ जाएगा अपना कम्युनिकेशन, यानी कि सरल वाक्यों का प्रयोग करना, शब्दों का उच्चारण करना, सही उच्चारण करना, अर्थपूर्ण उच्चारण करना, ये सभी भाषा से संबंधित आ जाएगा। संज्ञानात्मक उसकी सोच हो गई, यानी कि उसका तर्क वितर्क या सोच, उसकी सोच समझ के बारे में आ जाएंगे। सामाजिक में आप सभी को पता है ये 5 जितने भी क्षेत्र हैं इनसे संबंधित 50 क्रियाएं होंगी, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं तथा इस प्रकार कुल 250 क्रियाएं दी गई हैं, 500, 150, 200, 250, ठीक है ना, ठीक है ना, 5 पंजे 25 होता है, 250 हो गया, ठीक है, 250 क्रियाएं दी गई, यानी कि सभी को अगर हम इकट्ठा करें, क्योंकि 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र में 50 क्रियाएं हैं, अगर 5 क्षेत्रों में 50-50 हो गए, 5 पंजे 25 हो गया, यानी कि 250 आपकी क्रियाएं हो गई। तो और प्रत्येक क्रिया को समान विकास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। सामान्य विकास के आधार पर, यानी कि जो सामान्य विकास का एक पड़ाव है, एक समय उसका निश्चित अवधि है, उसके अनुसार उन्होंने प्रत्येक पड़ाव या प्रत्येक क्रिया को सामान्य पड़ाव के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आता है दोस्तों इसका प्रारूप। हमने ये 4 चीजें जानी, इसका 1, 2 और 1, 3,
और एक 4। अब हमारी पांचवी चीज क्या है, उसका प्रारूप क्या रहेगा, आप कैसे उसको यूज करेंगे, क्या क्या होगा उसमें, कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, प्रत्येक डोमेन को दूसरे से अलग करने के लिए गतिविधि कार्ड का रंग कोडित होती है। यानी कि वो कह रहे हैं प्रत्येक डोमेन को दूसरे से अलग करने के लिए, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करने के लिए गतिविधि कार्ड जो है, एक्टिविटी कार्ड जो है, वे रंग कोडित होते हैं, यानी कि कलर कोडित होते हैं, जिससे कि उनको पहचान में आ जाए, ठीक है ना। आसान भी हो जाएगा अगर कार्ड्स हमारे अलग अलग कलर्स के होंगे, तो गतिविधि अलग करने के लिए क्या है, उन्होंने कलरों का, कार्ड्स को क्या है, कलर कोडिंग दे दिया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मैनुअल में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की एक सूची है, यानी कि उसमें एक आपको सूची दी गई है जिसमें मैनुअल के अनुसार आपको उस सूची का उपयोग करना है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं पृष्ठभूमि की जानकारी और समय समय पर आकलन डेटा को नोट करने के लिए रिकॉर्ड प्रारूप प्रदान किया गया है। यानी कि वो कह रहे हैं पृष्ठभूमि की जानकारी और समय समय पर, यानी कि जब जब हम उस बच्चे का असेसमेंट या आकलन कर रहे हैं, तो हमारे लिए आकलन डेटा नोट करने के लिए क्या है, रिकॉर्ड या प्रारूप प्रदान किया गया है। रिकॉर्ड के लिए एक प्रारूप प्रदान किया गया है, यानी कि एक चेकलिस्ट बन रखी है वहां पर इस तरीके से, जहां पर जो बच्चा कार्य कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ये डोमेन हो गए, यहाँ पर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है और एक प्रारूप यानी कि असेसमेंट डेटा को नोट करने के लिए रिकॉर्ड प्रारूप प्रदान किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यदि बच्चा कोई गतिविधि करता है तो ए के रूप में चिन्हित किया जाता है, और बच्चा उस कार्य को नहीं करता है तो उसे बी के रूप में चिन्हित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जब असेसमेंट चल रहा है बच्चे का, तो वहां पर अगर हम कोई भी एक्टिविटी बच्चे से करा रहे हैं ना, तो अगर बच्चा उस एक्टिविटी को कर लेता है तब तो हम क्या कर देंगे, यदि उसने कर लिया तो हमने ए दे दिया, ठीक है ना। बच्चे ने अगर कर लिया तो उसको क्या हम कलर कोडेड में क्या कर देंगे, यानी कि सॉरी कलर कोडेड नहीं, यहाँ पर हम उसको, मतलब ये बहुत सारे 5 एरियाज है यहाँ पर, ये देखिए आप 5 है, ठीक है ना। यहाँ हो गया सोशल, हो गया कॉग्निटिव, हो गया लैंग्वेज, हो गया सेल्फ हेल्प, हो गया, ठीक है ना। और क्या था, एक और था मोटर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वो सोशल कर पा रहा है, ठीक है, सोशल अगर कर पा रहा है तो ए दे दिया, कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज में कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है तो हम क्या दे देंगे, उसको बी दे देंगे। इस तरीके से उसमें हमने उसको भरना है, चेकलिस्ट को भरना है। यदि बच्चा कर पा रहा है, किसी गतिविधि को करता है तो ए के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो अगर बच्चा कर पा रहा है तो ए के रूप में हम उसको चिन्हित करेंगे, और अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो बी के रूप में उसे हम चिन्हित, यानी कि उसका वी को साइन देंगे उस एक्टिविटी के आगे। फिर कह रहे हैं दोस्तों गतिविधि कार्ड, यानी कि हमने इसमें 5 चीजें पढ़ी थी, क्या क्या, चेकलिस्ट, उपयोगकर्ता पुस्तिका, गतिविधि कार्ड, ठीक है ना। गतिविधि कार्ड क्या है, ये 5 भागों में है, आसान पहचान के लिए 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक भाग, विभिन्न क्षेत्रों के कार्ड अलग अलग रंग से होते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये 5 भागों में है। 5 भागों का मतलब है जैसे हमारे एरियाज कितने हैं, 5 एरियाज हैं, उसी के अकॉर्डिंग 5 एरिया के अनुसार उन्होंने अलग अलग एरियाज के भागों को अलग अलग रंगों में विभाजित कर रखा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इन कार्डों में शामिल है, जैसे कि क्या क्या शामिल है इन कार्डों में। सबसे पहले कह रहे हैं चेकलिस्ट में सूचीबद्ध आवश्यक कौशल हासिल करने के लिए बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए चरण दर चरण निर्देश, यानी कि कुछ निर्देश दिए गए हैं इस सूची, इस कार्ड गतिविधि में। और मतलब कैसे, जैसे यहाँ पर ये एक कार्ड है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक कुछ एक्टिविटी चल रही है, इस तरीके से ये बच्चा है और यहाँ पर चल रहा है बॉल से खेलना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बच्चे को, सामने जो हमारे बच्चा है उससे हम मोटर कौशल की यानी कि गामक कौशल के लिए एक्टिविटी कराना सीख रहे हैं कि बच्चा बॉल उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। तो किस प्रकार से हमने निर्देश देना है उस बच्चे को, बॉल उठाइए, पहले बच्चे को बॉल उठाने के लिए कहना, अपनी जगह स्थान से उठने के लिए कहना। तो उस गतिविधि कार्ड में आपको ये निर्देश दिए हुए मिलेंगे जिनका शिक्षक प्रयोग करेगा निर्देश के रूप में, और बच्चा उसको गतिविधि के रूप में प्रदर्शित करेगा। ये चीज इसमें दे रखा है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं ना कि चेकलिस्ट में सूचीबद्ध आवश्यक कौशल हासिल करने के लिए बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए चरण दर चरण निर्देश
निर्देश दिए हुए हैं, यानी कि कई निर्देश उस कार्ड में ही दिए गए हैं जिनको बारी बारी हमने उसको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं गतिविधियों को करने वाले बच्चे या शिक्षक के चित्र, यानी कि इसमें क्या है, एक शिक्षक का चित्र होगा यहाँ पर और एक टीचर मतलब एक बच्चे का होगा, टीचर और स्टूडेंट दोनों का होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं गतिविधि के लिए आकलन आवश्यक सूची। आकलन आवश्यक सूची लाइक ये आकलन आवश्यक सूची जो है, जिसमें अगर वो आकलन कर रहे हैं, अगर वो कर पा रहा है तो ए, नहीं कर पा रहा है तो बी। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं स्वयं सहायता पर गतिविधि कार्ड के साथ एक लंबा कार्ड का एक सेट प्रदान किया जाता है, जिसमें स्वयं सहायता कौशलों के लिए दिया गया है। फिर कह रहे हैं आकलन और प्रशिक्षण के लिए सामग्री में आसानी से उपलब्ध खिलौने और बच्चों के मूल्यांकन और प्रशिक्षण में उपयोग शामिल है। यानी कि वो कह रहे हैं कि आकलन के प्रशिक्षण के लिए सामग्री, यानी कि जब हम असेसमेंट कर रहे हैं उस दौरान किसी भी एक्टिविटी को करा रहे हैं या प्रशिक्षण चल रहा है, तो सामग्री से आसानी से उपलब्ध खिलौने और बच्चों के मूल्यांकन और प्रशिक्षण में उपयोग करने के लिए भी वे सारी चीजें शामिल है। ठीक है ना। अब दोस्तों ये हमने डिटेल में समझ लिया, प्रैक्टिकली आप इसको कैसे करेंगे देखिए। प्रैक्टिकली आप इसको मान लीजिए ये आ गया हमारा, डिटेल में हमने सारा समझ लिया इसको। ठीक है ना। अब इसके 5 क्षेत्र हो गए, यहाँ दे दिया। पहला हो गया गामक, दूसरा हो गया भाषा, फिर हो गया सामाजिक, ठीक है, उसके बाद हो गया संज्ञानात्मक, और इसके बाद रह गया स्वयं सहायता। स्वयं सहायता, ठीक है ना। 5 हो गए, 3 तो 5। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए इसकी बहुत सारी एक्टिविटी है, यानी कि ये 50 एक्टिविटी दे रखी है इन्होंने, 50 दे रखी है। नंबर 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से उन्होंने दे रखा है। बहुत सेम यही, दूसरे में भी यही, तीसरे में भी यही, चौथे में भी यही, 5वें में भी यही। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, बच्चे गामक में 50 एक्टिविटी दे रखी है एग्जाम्पल के लिए। अब 50 एक्टिविटी में अगर बच्चा किसी एक गतिविधि को कर रहा है तो हमने वहां ए लगा देना है। गामक की जो पहली एक्टिविटी थी वो कर पा रहा है, दूसरी एक्टिविटी को भी कर रहा है, तीसरी एक्टिविटी को कर रहा है, चौथी एक्टिविटी को वो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि लेवल हायर होता रहेगा तो वह कुछ ऐसे कौशल होंगे जिनको वो नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ऐसा नहीं है पीछे का छोड़ दे रहा है। इस तरीके से आपको बॉक्सेस मिलेंगे चेकलिस्ट में, और उस चेकलिस्ट को आपने भरना है। जैसे जैसे असेसमेंट चल रहा है आपका, जैसे जैसे आप एक्टिविटी करा रहे हैं, अगर बच्चा उस एक्टिविटी को कर रहा है तो आपको ए करना है, नहीं करना है बी करना है। सेम इसी तरीके से आपको ये सारे नंबर ऊपर दे रखे हैं और नीचे बॉक्सेस मिलेंगे आपको भाषा वाले उसमें। ठीक है ना। ये हो गया भाषा वाले पार्ट में भी, लैंग्वेज में भी अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो बी देना है, कर पा रहा है तो ए देना है। लास्ट में हमने क्या करना है, अगर हम देखें सबसे ज्यादा इसमें बी 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 बी, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, लैंग्वेज में अगर हमें सबसे ज्यादा बी दिख रहे हैं, ना संज्ञानात्मक में, स्वयं सहायता में भी नहीं है, सामाजिक में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो कौशल है, क्या केवल भाषा विकास उसका थोड़ा पिछड़ा हुआ लग रहा है हमें इस बच्चे का। और इस बच्चे के हम भाषा विकास पे ही ज्यादा काम करेंगे और इसी से रिलेटेड हमारे गोल्स आ जाएंगे, गोल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, कैन डू कैन डू करके उसके बाद गोल सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस चेकलिस्ट के माध्यम से हमने बच्चों को क्या कर लिया, असेसमेंट कर लिया, यानी कि प्रत्येक एरियाज को हमने बारी बारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको कर लिया। तो इस तरीके से आपको चेकलिस्ट बनना है। ठीक है ना। बाकी कलर कोडिंग दे दिया था और इसका उपयोग भी आपने जैसे जैसे एक्टिविटी आ जाएगी, प्रत्येक सेट उसमें दे रखे हैं, उस सेट के अनुसार उसके इंस्ट्रक्शन जो दे रखे होंगे उनका आप फॉलो करना है और वही आपको बताना है बच्चों को। उसी की तरीके से या उसके माध्यम से आपको उस एक्टिविटी को कराना होगा और एक्टिविटी के टाइम आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे और इसको भी फिल करते रहेंगे। ठीक है ना। अगर इसमें आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है तो दोस्तों कमेंट कर सकते हो। बाकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना। और उपनयन, एक तो ये चीज ध्यान में रखना है,
क्षेत्र इसके कितने ओपिनियन किन बच्चों के आयु वर्ग पे के लिए फॉलो किया जाता है, इसके कितने क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों के क्रियाओं को मिलाकर कुल कितनी क्रियाएं हैं, तो 250 क्रियाएं हैं। ध्यान रखना प्रत्येक क्षेत्र में 50 क्रिया है, क्रियाकलाप है, कितने 50 क्रियाकलाप दे रखे हैं, सबको मिलाकर 250 हो रहे हैं। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कलर इसमें किन दो कलरों का प्रयोग हुआ है, अलग अलग कलर प्रयोग हुआ है, यानी कि दो का नहीं अलग अलग प्रयोग हुआ है। और किस तरीके से हम इसका आकलन करते हैं और किस तरीके से हम उसके बच्चे के सकारात्मक नकारात्मक व्यवहार को आंकते हैं, तो उसमें क्या है, ए और बी के नकारात्मक नहीं कर रहा है, सकारात्मक कर पा रहा है वो। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो 1 नंबर में या 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने वाली है। तो इन चीजों को हमने ध्यान रखना है, इसमें से बाकी इतना कुछ नहीं है। और 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।